प्रिय बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये दो ध्रुवीयता क्या है इसको आप लोग शायद जानते हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि दो ध्रुवीयता का मतलब है कि दुनिया में शक्ति का जो संतुलन था वो दो गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेता था पूरब में रूस और दूसरे गुट का नेता था अमेरिका पश्चिम में। तो ये है दो ध्रुवीयता। पूरी जो सत्ता का संतुलन था 1945 जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद जो सत्ता का संतुलन था वो दो ध्रुवों की ओर बढ़ गया था। दोनों ही बराबरी के देश थे टक्कर के, और दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। लेकिन अंत आते आते इसको 1990 के दशक में आकर के ये रूस का विघटन हो गया और आज की तारीख में अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश की में शुमार है। तो अब इसकी पृष्ठभूमि हम देखें कैसे हुई, ये देखना है हमको। हम देखें कि शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। जब शीत युद्ध का दौर था दोनों देशों के बीच में आपस में इतनी ज़्यादा तनातनी हो गई थी कि जर्मनी को दो हिस्सों में बांटा गया था। जर्मनी का एक हिस्सा सोवियत रूस के साथ था और एक हिस्सा अमेरिका के साथ था। तो उसमें बीच में दीवार बनाई गई थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। लेकिन इसे कहते हैं, ये जो सबसे बड़ा प्रतीक थी शीत युद्ध का। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और इस नाटकीय घटना के बाद एक और नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति है दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरी दुनिया का पतन से मतलब है कि रूस का पतन हो गया, रूस का विघटन हो गया। जो एक ताकतवर शक्ति थी जिसे हम दूसरा ध्रुव कहते थे, उसका पतन हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला और शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह चुपचाप देखते रहना पड़ा कि वो इसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके सामने जो साम्यवाद था वो बिखर गया जिसका रूस समर्थक था। ऐसा किसी मजबूरी में नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय और कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ रूस को कहा जाता है। समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR। रूस में 1917 में जो क्रांति हुई समाजवादी, उसके बाद रूस का जो वर्तमान स्वरूप था वो अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में थी और समाजवाद के आदर्शों समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने को सबसे बड़ी कोशिश थी। हम अपनी भाषा में कहें तो यह है कि ये जो क्रांति थी वो पूंजीवाद के खिलाफ और समाजवाद माने आम जनता के हितों के लिए लड़ी गई थी, की गई थी क्रांति। हम देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत रूस के मतलब अंकुश में आ गए और सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। हम पढ़ते ना पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तो ये दूसरी दुनिया के वो देश थे जो 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे और रूस ने इन्हें आज़ाद कराया था। इन्हीं को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। इसका नेता रूस था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा
अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। माने और देशों की तुलना में रूस की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे, खनिज तेल था, लोहा था, इस्पात था, मशीनरी थी। सोवियत संघ दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुविधा और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। पेन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन रूस में होता था। हाँ, ये एक अलग बात है कि रूस में बनने वाली उपभोक्ता जो वस्तुएं थीं वो गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों की तुलना में अच्छी नहीं थी, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें रूस बनाता था। अर्थात अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था। अगर हम देखें तो सोवियत जो प्रणाली थी, शासन करने का वहाँ तरीका था, उस पर नौकरशाही का लगातार शिकंजा कसता जा रहा था। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। मतलब वहाँ की जनता अब वहाँ की सरकार से नाखुश रहने लगी और अपनी नाराज़गी व्यक्त करने लगी। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। अगर हम यूँ कहें कि पार्टी जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, अर्थात वो जनता की बात मानने को तैयार नहीं थी और अपने तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से शासन चलाना चाहती थी। इधर रूस के जो शासक थे उनमें हथियारों की होड़, उन्हें लग रहा था कि हम अमेरिका से बराबरी की टक्कर लेंगे और इसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में अपने पास परमाणु औजार, हथियार, प्रौद्योगिकी का विकास किया, जिसकी उन्हें हालांकि भारी कीमत चुकानी पड़ी। मतलब ये कि हथियारों की होड़ में तो वो अमेरिका की बराबरी कर रहा था, लेकिन उसने अपने यहाँ बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा के मामलों में पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। 1779 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया उसने। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उत्पादन और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से पीछे छूटता चला गया। यहाँ तक कि खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया और 1970 के दशक में आते आते अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः एक प्रकार से ठहर गई। आगे हम देखें कि रूस में शासन मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आया। उन्होंने इसे सुधारने का प्रयास भी किया और जब मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाने के लिए कुछ सुधार शुरू किए तो और पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, तो इस फैसले की कुछ ऐसी परिणतियाँ रहीं जिसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव एक उदार शासक थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन शासकों पर सख्ती का प्रयोग नहीं किया और इन शासकों ने अपने अलग होने की मांग शुरू कर दी। हम देखें कि सोवियत संघ के बाहर तो स्थिति बिगड़ ही रही थी, परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन अंदर की स्थिति भी खराब हो रही थी। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों, लोकतांत्रिककरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया, लेकिन जब तक जनता स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी, इसलिए वे कम्युनिस्टों की पुरानी रंगत वाले शासन में जाना नहीं चाहते थे। इस बीच रूस के एक नेता बोरिस एल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे।
रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे, और इन राज्यों ने अपने आप को अलग होने की मांग रख दी। वे सोवियत संघ के साथ रहना ही नहीं चाहते थे, और सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की सदस्यता की समाप्ति घोषणा कर दी। अब प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों? उसका सोवियत संघ के टूटने का जो बड़ा कारण है, टूटते तो इससे पहले भी रहे, और इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकें। यही सोवियत संघ के पतन का एक बड़ा कारण रहा। मतलब सोवियत संघ आंतरिक अपने मामलों में अपने सुधार नहीं कर सका, उसका परिणाम रहा कि सोवियत संघ एक दिन टूट गया। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राजव्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल करने लगा। लोगों को ये लगा कि शायद इस व्यवस्था के कारण ही हम परेशान हैं। अब प्रश्न आता कि ऐसा हुआ क्यों? तो यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। माने अपने संसाधनों का जो पैसा था वो उसने काय में खर्च किया? अपने परमाणु हथियार बनाने में, साजो सामान खरीदने में। अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किया ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ गहरे आर्थिक दबाव में आ गया और मजबूरन वो इसका सामना नहीं कर सका। इसी के साथ एक और बात हुई, वो है पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। इस जानकारी से क्या हुआ? उन्हें अपने देश के राजाओं पर या शासकों पर यह भरोसा उठ गया कि दुनिया के कितने पश्चिमी देश कितनी तरक्की कर रहे हैं और हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। इस वजह से लोगों का शासन के प्रति अविश्वास बढ़ा। वास्तविकता ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप में धक्का लगा। उन्हें लगा कि हम अगर इनके शासन में बने रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऐसा लोगों के मन में घर कर। हम देखें तो सोवियत संघ में 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। इसके अलावा रूस में भारी भ्रष्टाचार बढ़ा और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता रही। शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना। अर्थात केंद्रीकृत का मतलब होता है कि सत्ता एक ही जगह केंद्रित थी, जबकि इसका बंटवारा होना चाहिए था, क्योंकि जब दूर दराज के क्षेत्रों तक सत्ता का जो दखल है वो कम हो जाता, तो अच्छा होगा कि हम उन राज्यों को बांट दें सत्ता। जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखो, भारत भी एक विशाल देश है, लेकिन भारत में सत्ता का बंटवारा है। हमारे यहाँ आज की तारीख में 28 राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी स्वयं की सरकारें हैं, और इस वजह से उनकी कुछ आज़ादी होने के कारण वो देश के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं। तो ये फार्मूला शायद रूस को भी अपनाना चाहिए था। इस व्यवस्था को सुधारने का गोर्बाचेव ने काफ़ी प्रयास किया। लोगों को ऐसा लग भी रहा था कि शायद ये ठीक कर देंगे, लेकिन जो रोग का ठीक ठाक निदान कहते हैं कर भी रहे थे, वो सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। सबसे जो खराब स्थिति थी वो थी कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। माने जितना उन्होंने लोगों को आज़ादी दी, उसका लोग उससे ज़्यादा अपेक्षा करते थे। जिस रफ्तार से गोर्बाचेव सुधार कर रहे थे, लेकिन लोग उससे भी ज़्यादा रफ्तार से चाहते थे कि सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका।
कम्युनिस्ट पार्टी लगातार गोर्बाचेव के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, ये भी एक बड़ा कारण था। इससे भी एक और बड़ा कारण है कि रूस के जो अंदर के देश थे, जिनमें एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन देशों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं कुछ ज़्यादा ही पनप गई और उसका परिणाम हुआ कि अब ये देश, ये जो पहले रूस के राज्य थे, गणराज्य में शामिल थे, इन देशों की जनता अब रूस के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मतलब ये कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की इतनी भावना आ गई थी, उन्हें लगता था कि हम इनके साथ क्यों रहें। तो ये एक बड़ा कारण था कि लोगों में जब राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई तो फिर उन्होंने सोवियत रूस के साथ रहना उचित नहीं समझा। इन छोटे छोटे गणराज्यों के लोग अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे, उनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और यही सब वजह थी कि सोवियत संघ टूट गया। आज यहीं तक, इसके आगे कल।